मुझे याद है मैं एक जगह पोस्टेड था, वहाँ महीना के एंड के बाद जो हमारे मुख्य अभियंता थे वो मेरे सामने आए और उन्होंने कहा साहब ये देखिए ये आपका शेयर बनता है इतना, ये आप ले लीजिए। हमने कहा नहीं हम कोई शेयर वेयर नहीं लेते। मैंने सोचा मैंने बड़ा सही काम किया है, लेकिन उल्टा कमिश्नर साहब मुझ पर नाराज हो गए। मैं बहुत दुखी हुआ। खाली पैसे की बात नहीं है, कास्ट और कम्युनिटी के एंगल पे भी आपको कभी किसी पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ये एथिकल कंडक्ट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण केस स्टडी है। केस स्टडी में आपको बहुत अधिक मार्क्स मिल सकते हैं अगर उसमें आपने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक रंजन है। मैं रिटायर्ड आईएएस अफसर हूँ। मैं 2016 में उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद जो है मैं किताबें लिख रहा हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, मैं आईआईएम लखनऊ में जाके पढ़ाता भी हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी जाके पढ़ाता हूँ। तो यही सब मेरा उद्देश्य एकेडमिक काम जो है काफ़ी रिटायरमेंट के बाद चल रहा है। मेरी किताबें एक तो कलेक्टर टुडे पहले आई थी जो जिलाधिकारी के पद के बारे में भी थी, एक साक्षरता पे थी टुवर्ड्स एडल्ट लिटरेसी इन इंडिया। इसके बाद अभी मैंने लिखा है मेकिंग अ डिफरेंस आईएएस एज अ करियर, मतलब कैसे आप सकारात्मक परिवर्तन समाज में ला सकते हैं आईएएस करियर में या सिविल सेवा के करियर में आने के बाद, और इस उद्देश्य से ही आपको सेवा में आना चाहिए, इसके लिखा है। और एक और किताब जो अभी आई है वो लिखा है एथिक्स फॉर सिविल सर्विसेज। अब एथिक्स फॉर सिविल सर्विसेज ही एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं आज आपके सामने जो है अपनी बात को रखना चाहूँगा। 2013 से आप जानते ही हैं कि एक नया पेपर जो है वो ऐड हो गया है, एथिक्स फॉर सिविल सर्विस। वो 250 नंबर का रिटन में मेन एग्जामिनेशन में ये पेपर ऐड हुआ है। उसी के सिलेबस को देखते हुए मैंने पुस्तक लिखी। अच्छा, आप जानते होंगे कि जो ये पेपर है इसके दोनों पहलू हैं। एक तो इसका है थ्योरी पार्ट, 250 नंबर में से 125 नंबर थ्योरी आता है कि एथिक्स की थ्योरी के बारे में बात होती है, और 125 नंबर होता है केस स्टडीज। अच्छा, केस स्टडीज ये होती हैं जो ज्वलंत जीवन के उदाहरणों को लेते हुए उस पर आपसे वो चाहते हैं कि आप बताएं कि अगर आप वहां होते तो आप क्या निर्णय लेते, कैसे निर्णय लेते, कैसे डिसाइड करते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जीवन में जब आप सिविल सेवा में आएंगे तो ये आपको हर दिन ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे, एथिकल निर्णय लेने पड़ेंगे, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और इस पेपर को कैसे अप्रोच किया जाए, खासतौर से केस स्टडीज को कैसे समझा जाए, कैसे आंसर किया जाए, इस पर मैं आज आपके सामने विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा, कुछ अपने जीवन के उदाहरण भी दूंगा जिससे आप समझ सकें कि एथिकल डायलेमा क्या होते हैं, एथिकल प्रश्न क्या होते हैं और कैसे उनका उत्तर दिया जा सकता है। अब मैं आपको जैसे बताऊं कि जैसे रही आपकी बात की थ्योरी वाली पार्ट, तो थ्योरी वाली पार्ट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो किताबों में है, मैंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है और भी आपको पुस्तक मिल जाएंगी कि वे क्या थ्योरीज हैं, करप्शन क्यों होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, पारदर्शिता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों के लिए आप उपलब्ध रहने चाहिए, पॉजिटिविज्म होना चाहिए कि आप लोगों की समस्याओं को हल करते हो। ये सब चीज़ें आपके अंदर होना जो है बहुत आवश्यक है, तभी आप सही सिविल सर्वेंट हो सकते हैं। और ये एथिकल कंडक्ट का पार्ट है। एथिक्स का मतलब केवल फाइनेंशियल ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्ट तो होने चाहिए आपको, फाइनेंशियल ईमानदारी होनी चाहिए, पर इसके साथ साथ आपको अपने काम की तरफ भी पूरी जो है वो समर्पण भाव होना चाहिए कि अधिक से अधिक सही काम करें जिससे आप जन सेवा कर सकें, जिससे आप पब्लिक की सेवा कर सकें। ये आपके दिल में बात होनी चाहिए, जो एथिक्स का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इस पेपर का हल करने में बैठें या इस पेपर के आप प्रश्नों को देखें या जीवन में भी आप एथिक्स के बारे में सोचें या एक सिविल सेवक के रूप में भी आप एथिक्स के बारे में सोचें, तो इन पहलुओं पर आपको विचार करने की बहुत अधिक आवश्यकता जो है वो है। अब मैं देखिए अब आपको कहता हूँ उदाहरण से शुरू करते हैं कुछ बातें। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा एक उदाहरण था कि जैसे इसमें कहा जाता है कि जो सिविल सेवक होता है उसको गरीब, पिछड़ा या ऐसे वर्ग के लोग जिनको आगे आने के मौके कम मिलते हैं, अवसर कम मिलते हैं, उन्हीं को सरकार की सहायता की आवश्यकता है। तो एक अधिकारी को उनकी सहायता करनी चाहिए, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, दोनों तरीके से उनकी सहायता करने के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए। उसकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि उसके मन में एक भाव हो उनके प्रति, एक संवेदना का भाव हो। तो क्या आवश्यक है एक सिविल सर्वेंट के लिए? संवेदना। संवेदना किसे कहते हैं? अंग्रेजी में से कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी होनी चाहिए और कंपैशन होना चाहिए। एक भाव आप समझिए, मैं तो समझता हूँ एक मैंने इसके लिए जो बात अपने अंदर एक बात रखी थी, एक आदर्श, कि जब भी कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है और उसको कोई समस्या दुख दर्द होता है, तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं इसकी जगह पे होता और किसी अधिकारी के सामने आता और अपना दुख दर्द इस तरीके से बताता, तो मैं क्या उम्मीद करता कि अधिकारी किस तरीके का जवाब मुझे देगा, किस तरीके से मेरी समस्या का हल करेगा। वही आपको करना चाहिए एक सिविल सेवक के रूप में। वही आपको देखना इस पेपर में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको आंसर करते समय कि जो पब्लिक का व्यक्ति है वो क्या आंसर, क्या आपसे उम्मीद कर रहा है,
और वही उत्तर आपको देना चाहिए कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या उम्मीद करता, मैं क्या चाहता, वही मुझे मिलना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अब जो मैंने शुरू में बात कही कि ये गरीब और पिछड़े या जिसकी आवाज़ नहीं है उसकी तरफ आपको सोचना चाहिए, ये भी एथिक्स का पार्ट है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, मैंने नई-नई सेवा करी तो कोर्ट में हम लोग बैठते हैं, न्यायालय में। तो एक बात आई, किसी ज़मीन के कब्ज़े को लेके बात आई, तो 2 तरफ के लोग थे। एक तरफ बहुत गरीब व्यक्ति था, एक तरफ बड़े संपन्न व्यक्ति थे। नेचुरल है, जो संपन्न व्यक्ति थे उनके बड़े-बड़े लॉयर्स थे। तो जो गरीब व्यक्ति था उसका कोई एक अकेला एक लॉयर था जो बड़ा सीनियर भी नहीं था। वो ज़्यादा अपनी बात को रख भी नहीं पा रहा था। तो सारा एविडेंस दूसरी तरफ जा रहा था। लेकिन मैं देख के समझ गया कि बात जो इस गरीब की है वो सही है। तो मेरे मन में आया कि मैं इसके पक्ष में फैसला दूँ। तो मैंने जो फैसला दिया उसके पक्ष में सुना दिया। लेकिन उसमें अपील हो गई। जब अपील हो गई और ज़िला जज के पास गया तो ज़िला जज ने मेरे फैसले को टर्न आउट डाउन कर दिया और वापस भेजा। एक तरीके से कुछ कमेंट भी किया उन्होंने, ये लिखा कि जो लर्नेड मजिस्ट्रेट जो थे, उन्होंने जो एविडेंस थी उसको ठीक से जो है विश्लेषण नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है और फैसला का आ दिया, इसलिए दोबारा उसको सुन के इसका फैसला दें। तो मैं समझ गया कि लॉ और जस्टिस में फ़र्क है। मैं जस्टिस करना चाह रहा था लेकिन लीगली जो है मैंने उसको नहीं हैंडल किया था। तो मैंने दोबारा सुना और फिर लीगली जजमेंट लिखा, पूरा बड़ा जजमेंट, जिसमें मैंने पूरा विश्लेषण करते हुए लिखा, लेकिन फैसला मैंने फिर उसी के हक में दिया जो गरीब व्यक्ति था, क्योंकि मैं जानता था कि उसकी बात सही है। और उसके बाद मेरा फैसला जब चैलेंज हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी चैलेंज नहीं हो पाया और पूरा बरकरार हो गया। तो मुझे बड़ा संतोष मिला कि हाँ, मैंने किसी गरीब व्यक्ति को, जिसके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन मैंने अपने कलम की ताकत का प्रयोग करके उसकी मदद करी। मैं समझता हूँ ये भी एथिकल कंडक्ट का पार्ट है। ये एथिक्स है जो सिविल सेवा में एथिक्स होनी चाहिए। झूठ बात नहीं बोलनी चाहिए कभी भी, गलत डेटा नहीं देना चाहिए, क्योंकि डेटा के आधार पर ही पॉलिसियाँ बनती हैं, डेटा के आधार पर ही मूल्यांकन होता है, डेटा के आधार पर ही पता चलता है कि वास्तव में देश में कितनी उन्नति या प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। उसका भी एक उदाहरण मैं देता हूँ। मैं शुरू-शुरू की सेवा में था, एसडीएम ही था जब की बात बता रहा हूँ, तो एक कब्ज़ा दिलाओ अभियान चलाया हमारी सरकार ने। कब्ज़ा दिलाओ मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ज़मीन सरकार देती थी पट्टे पे, उन पे जो गाँव के असरदार व्यक्ति थे वो कब्ज़ा कर लेते थे। उनको मिलती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कब्ज़ा दो अभियान चलाओ कि इनको कब्ज़ा वापस दिलाया जाए। तो वो जब अभियान चला तो मैं गाँव-गाँव जाता था और मैंने पाया वास्तव में उनकी ज़मीन गाँव के बड़े लोगों ने कब्ज़ा कर रखी थी। तो मैं नापता था, जोखता था और उनको कब्ज़ा वापस देता था। किसी के खिलाफ एफआईआर करता था, किसी को गिरफ्तार करता था, ये सब कार्रवाई मैं करता था। वो मैंने बहुत मेहनत से जो है मैंने काम किया, लेकिन क्या हुआ, जब हमारे सीनियर अधिकारी आए, कमिश्नर आए और उन्होंने समीक्षा बैठक करी और पूछा भाई कितने लोगों को कब्ज़ा मिल गया? तो एक के बाद एक अधिकारी खड़े हुए कहने लगे 100% कब्ज़ा हमने दिला दिया। अच्छा, मैं वास्तव में गाँव-गाँव जा रहा था, तो मैंने केवल 70% ही कब्ज़ा दिलाया था। मैंने कहा सर मैंने 70% दिलाया है, तो मैंने सोचा मैंने बड़ा सही काम किया है। लेकिन उल्टा कमिश्नर साहब मुझ पे ही नाराज़ हो गए। कमिश्नर साहब कहने लगे कि अरे! तुम्हारा तो 70% उपलब्धि है, तुम तो सबकी उपलब्धि तुमने डाउन कर दी। देखो बाकी लोगों ने 100% किया है। और मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने अपने कलेक्टर साहब से भी कहा, जो मेरे डीएम थे, कि साहब ये क्या बात है, आप तो जानते हैं। उन्होंने कहा अरे भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो लेकिन थोड़ी दुनियादारी भी सीख लो। तो दुनियादारी का मतलब ये था कि भाई आप कभी आंकड़े-वाकड़े जो है उसको देख लिया करो, सही तरीके से प्रस्तुत कर दिया करो। तो ये बात आती है, लेकिन झूठ बात सामने नहीं रखनी चाहिए। झूठ बात सामने रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालाँकि फिर मैंने भी ये सोचा कि ठीक है, अगर वो आंकड़ों को चाह रहे हैं इस तरीके से, तो हमारे तहसीलदार साहब ने कहा साहब आंकड़े तो हम दे देते हैं, लेकिन आप वास्तव में जो अभियान चला रखा है आपने, आप चला रखिए और वास्तविक लोगों को कब्ज़ा दिलाइए, और मैंने वो किया। तो जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको वास्तविक लाभ देने की इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। ये एथिकल कंडक्ट का जो है वो पार्ट है। तीसरा, उपलब्ध रहना चाहिए पब्लिक के लिए। मैं चीफ सेक्रेटरी पद, जो पूरे 22 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, मैं उसमें चीफ सेक्रेटरी था, फिर भी मैं 1 घंटा दिया करता था पब्लिक की बात सुनने के लिए। और कोई भी गाँव का गरीब किसान, रिक्शे वाला हो, कोई हो आ जाए, मैं उसकी बात को सुनता था और वहीं हल निकाल के उसको देता था। तो ये होना चाहिए, ये भी एथिकल है, बात है। अगर आप उपलब्धि नहीं होंगे, अगर आप जन समस्याओं को सुनेंगे ही नहीं, तो आप क्या निराकरण करेंगे? क्या लोगों की समस्याओं को हल करेंगे? आप नहीं कर पाएँगे। इसलिए ये अंदर एक भाव होना चाहिए कि हमें लोग, इसी को आपके इस पेपर में, जैसे एथिक्स के पेपर में इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है पूरा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यही है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो होता है कि आप कितने अक्लमंद हैं, आईक्यू कितनी है, लेकिन ईक्यू होनी चाहिए। ईक्यू यही है कि आप पब्लिक को समझें, दूसरे का दुःख दर्द समझें, अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो, दूसरे के बारे में अवेयरनेस हो, मोटिवेशन हो, एम्पैथी हो। ये सब चीज़ें जो हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, जो बहुत ही आवश्यक है। ये होना बहुत ज़रूरी है एथिकल कंडक्ट के लिए। अब बात आती है करप्शन की लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि करप्शन के बारे में बात एथिकल पेपर में इसमें आती है कि भाई एथिक्स क्या है, इसमें करप्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, करप्शनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। करप्शन को कहीं भी किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है आपको इस पेपर को आंसर करते समय। केस स्टडीज़ आपको दी जाएंगी जिसमें करप्शन का मामले दिखाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप अगर अधिकारी होते तो क्या करेंगे। तो इसमें कोई दो सोचने की बात नहीं है, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करनी है, करनी है। और इसको आपको अपने उसमें दर्शाना चाहिए, अपने आंसर्स में उस बात को जो है वो सामने लाना चाहिए। मैं उदाहरण दूँ, जैसे कि मैं जब अपने सेवा में आया तो
मुझे याद है मैं एक जगह पोस्टेड था, एक पोस्टिंग में डेवलपमेंट अथॉरिटी में था, तो वहाँ महीना के एंड के बाद जो हमारे मुख्य अभियंता थे वो मेरे सामने आए और उन्होंने कहा साहब ये देखिए ये आपका शेयर बनता है इतना, ये आप ले लीजिए। हमने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये शेयर है, इसमें कोई मतलब नहीं है। हमने कहा नहीं, हम कोई शेयर वेयर नहीं लेते, ना हम कोई कमीशन लेते हैं, ना हम कोई शेयर लेते हैं, ना हम इसमें विश्वास करते हैं। और मैंने वापस कर दिया। वो बहुत उससे परेशान हो गए उस बात से, लेकिन मुझे उसने बहुत बल दिया, मुझे उसने बहुत ताकत दी। मैं आगे सही काम करा सका, उनके मैं कामों का निरीक्षण कर सका, इंस्पेक्शन कर सका, क्वालिटी काम मैंने इंश्योर करा सका और उनको भी मुझसे इस बात से डर लगा और एक तरीके से एक वातावरण ईमानदारी का पूरे उसमें बना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप ईमानदारी का वातावरण बना सकते हैं और ये कुछ नहीं सोचना चाहिए कि साहब थोड़ा छोटा-मोटा हमने भाई कुछ चीज़ कर ली तो इससे कोई नुकसान नहीं है। नहीं, कोई छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, उससे उतना ही गलत है वो, एथिकल कंडक्ट की जहाँ तक सवाल आता है। अच्छा, इसमें खाली यही नहीं है, और भी चीज़ें हैं एथिक्स में। एथिक्स में जैसे पैसे की बात ही नहीं है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, मैं टेक्निकल एजुकेशन विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश में। हम एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए डायरेक्टर का चयन कर रहे थे। उस डायरेक्टर के चयन के लिए जब बात आई तो उसमें हमने सोचा कि हम अधिक से अच्छा आदमी ले आएँ, तो हम इसको आईआईटी स्तर का इंस्टीट्यूट बना देंगे, अगर हम बहुत काबिल आदमी को ले आएँ। और हमने इसीलिए एक कमिटी बनाई जिसमें हमने आईआईएम और आईआईटी के डायरेक्टर्स को मेंबर बनाया, हम भी मेंबर थे, लेकिन हमारे मंत्री जी भी उसके अध्यक्ष थे, वो लोग भी थे, सब थे। लेकिन उसमें बात जो सामने आई, उसमें ये हुई कि जिन लोगों को जिसको हमने सेलेक्ट किया, उससे हमारे चेयरमैन साहब नहीं एग्री किए, क्योंकि वो किसी दूसरे व्यक्ति को करना चाहते थे। हमको लगा कि उस व्यक्ति काबिल नहीं है। तो ये एथिक्स की बात फिर आ जाती है। इंटीग्रिटी यहाँ भी है, ये भी इंटीग्रिटी है कि जब हमको लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति काबिल नहीं है, तो उनको क्यों सेलेक्ट कर लें किसी भी दबाव में। हम लोगों ने फिर उसको विरोध किया और विरोध करके बात को ऊपर तक मुख्यमंत्री लेवल तक पहुँचाया और वहाँ पे हमको इस समस्या का समाधान मिला। तो मतलब मिला कि इससे कि अगर हमने सही आदमी को नहीं सेलेक्ट किया, तो कितने बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में पड़ जाएगा। इसको ध्यान में रखने की बात थी। ये भी एथिकल कंडक्ट की बात है। तो जैसे पर्सनल गेन और पब्लिक गेन दोनों चीज़ हैं। अगर हम पर्सनल गेन के लिए, अपने व्यक्तित्व के लाभ के लिए कोई चीज़ करते हैं और पब्लिक की चीज़ को नुकसान हो जाता है, तो ये एथिकल चीज़ नहीं है। एथिकल चीज़ है कि हम पब्लिक का इंटरेस्ट देखें, अपना इंटरेस्ट नहीं देखें। ये ना देखें कि हमारे परिवार का इंटरेस्ट या अपने बच्चों का इंटरेस्ट या हमारा अपना इंटरेस्ट, हम पब्लिक का इंटरेस्ट देखें। इसमें कई अधिकारी ट्रांसफ़र से डर जाते हैं। सोचते हैं कि अगर हमने सही बात बता दी तो हमको अच्छे पद से हटा के दूसरे पद पे भेज दिया जाएगा या हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसलिए वो वही बात कहने लग जाते हैं जो उनका वो पॉलिटिकल बॉस कहता है या दूसरा बॉस कोई कहता है और उसके रंग में रंगने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, जो सही बात है उस पे आपको स्टैंड लेना है, वो बात आपको कहनी है। आपको लड़ाई नहीं लड़नी है हर जगह। मैं ये नहीं कहता कि लड़ना है सबसे, कभी मत लड़िए। अपनी बात को बहुत ही बैलेंस तरीके से रखिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से पोलाइटली और कर्टेसी के साथ रखिए, लेकिन बात को रखिए ज़रूर सामने। ये रखना आपका कर्तव्य है कि ये सब बात ये सही है, इस तरीके से होना चाहिए। और आप यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ऐसे काम करेंगे सिविल सेवा में, तो कभी भी आप पे गलत काम करने का दबाव नहीं पड़ेगा, चाहे जैसा भी वातावरण हो, चाहे जैसा भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की या राजनीतिक हस्तक्षेप की लोग बात करते हों। अब मैं ज़रा बात करता हूँ केस स्टडीज़ की, जो बात आपने कही, ये मैंने अपने उदाहरण दिए अपने जीवन के आपको। ये भी केस स्टडीज़ ही हैं। लेकिन जैसे केस स्टडी का पेपर आता है, इसको कैसे आप हल करेंगे? एक आपको एक सिचुएशन दी जाती है। अब सिचुएशन दी गई, उसमें आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि उसको एक-एक लाइन, एक-एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िए। हर एक चीज़ शब्द के पीछे कुछ ना कुछ बात छुपी रहती है, जो एग्ज़ामिनर के मन में होगी, जो चाहेगा कि आप कहें, तो उसको आपके आंसर में आना चाहिए। उसके बाद वो अल्टरनेटिव देगा, विकल्प, ये 4 विकल्प हैं, तो एक-एक विकल्प का आप विश्लेषण करिए और फिर बताइए कि इनमें से 4 में से कौन-सा विकल्प आप करेंगे, अगर आप निर्णय लेने वाले होते और क्यों करेंगे? कभी-कभी ये भी पूछते हैं कि इसके अलावा कोई विकल्प हो, तो इसके अलावा भी आप बता सकते हैं, आपकी क्या बात है, धारणा है। अब जैसे उदाहरण के लिए, ये मैं बता रहा हूँ, ये पेपर का ही ये एक प्रश्न है कि वो कोई अपैरल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। अब उसमें उन्होंने एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को रखा जो बहुत अच्छा काम करता था। उसने बहुत गुना प्रॉफिट बढ़ा दिए कंपनी के। लेकिन कहीं बात आई कि वहाँ की महिला एम्प्लॉइज़ ने ये शिकायत करी कि साहब उसका बिहेवियर महिलाओं के साथ अच्छा नहीं है। वो जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो वो जब शिकायत सामने आई तो मैनेजमेंट ने उसको दबाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए आपस में, खत्म करिए, क्योंकि वो उसको नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि वो प्रॉफिट दिला रहा था, बहुत अच्छा अधिकारी था। तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप क्या करेंगे? निश्चय ही उसमें जो एक विकल्प था कि नहीं, ये एथिकल कंडक्ट क्या कहता है इसमें? वो तो यही कहेगा कि चाहे वो आपको प्रॉफिट दे रहा हो, आपको इमीडिएट लॉस हो सकता है उसको हटाने से, लेकिन ऐसे अधिकारी के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे उसको नौकरी से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि महिलाओं के साथ किसी का दुर्व्यवहार रहे या गलत तरीके के व्यवहार रहे। ये एथिकल कंडक्ट नहीं है कि आप इस चीज़ को अलाउ करें। तो
खाली प्रॉफिट पाने के लिए आप किसी तरीके का गलत व्यवहार अपनी कंपनी में अलाउ करें, ये आप बिल्कुल नहीं अलाउ कर सकते। तो ये एथिक्स की बात है। तो इस तरीके से सोच के सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। तो ये देखने की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इस तरीके के प्रश्न आपको ये एथिकल केस स्टडीज में आएँगे, इसमें आपको बहुत अधिक जो है ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको क्या करना है। एक चीज़ और है, खाली पैसे की बात नहीं है, कास्ट और कम्युनिटी के एंगल पे भी आपको कभी किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ये एथिकल कंडक्ट नहीं है। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, आप अधिकारी हैं, आपको तो वही करना है जो फेयर हो, जो सही हो और सही काम ही करना है और सबके लिए बराबर तरीके से आपको सही काम करना है। किसी के पक्ष में आपको काम नहीं करना है। मैं तो उदाहरण देता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ, एक अधिकारी थे, मैं मुख्यमंत्री का सचिव था, तो बात सामने आई कि साहब वो एक पर्टिकुलर जाति के हैं, तो उनकी पोस्टिंग के लिए हो रहा था, अरे ये तो फलाना जाति के इसलिए फलानी पार्टी से जुड़े होंगे। तो मैंने उसको विरोध किया। मैंने कहा साहब किसी अधिकारी की जाति कोई भी हो, इसको ये नहीं मानना चाहिए कि फलाना पार्टी से जुड़े होंगे, उससे जुड़े होंगे। वो अधिकारी का काम देखना चाहिए। अगर उसका काम अच्छा है, अगर वो निष्पक्ष काम कर रहा है, तो हमें उसे प्रमोशन देना चाहिए, अच्छी पोस्टिंग देनी चाहिए। और मैंने लड़ के दिलवाई और मुझे बड़ा संतोष मिला इस बात से कि मैंने इसको लड़के उसको दिला सका ऐसा। क्योंकि मैंने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उस अधिकारी को मजबूर कर रहे हैं कि कल वो भी जाति आधार पे काम करना शुरू कर देगा, वो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना शुरू कर देगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सिविल सेवक को जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। वो कहीं आपको शिकायत मिलती होगी, आईएएस सेवा में खास तौर से है, कई प्रदेशों में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, कई अधिकारी कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़ जाते हैं। कई उनको माना जाता है कि राजनीतिक पार्टी का ही वो एजेंडा आगे बढ़ा के चल रहे हैं। तो ये एथिकल कंडक्ट बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। ये अनएथिकल कंडक्ट है। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आपको केस स्टडी में आता है, तो आपको साफ कहना चाहिए, नहीं साहब, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है और किसी भी व्यक्ति को किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने की किसी भी तरीके से जो है वो आवश्यकता नहीं है। तो एथिक्स जो है वो तरह-तरह के पहलुओं पे है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि मॉरल या एथिकल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट तो होता है, हर सर्विस का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो इस कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर जाके पब्लिक सर्विस में पब्लिक सेवा सबसे बड़े एथिकल कंडक्ट है। आप जो कर रहे हैं सही मायने में आप पब्लिक की सेवा करें। इसमें महात्मा गांधी जी की बात याद रखनी चाहिए कि हम जो भी नीति बनाएं, जो भी करें, हमें सोचना चाहिए कि गरीब से गरीब और पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति का चेहरा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि उस पे इसका क्या असर पड़ेगा, उस पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए। और इसको ध्यान में रख के काम करेंगे तो आपका काम जो है वो एथिकल कंडक्ट की स्टडी में आएगा। तो कोई भी केस स्टडी आती है तो आपको इस उद्देश्य से देखें कि हम, अब वो कहते हैं जैसे कोई केस स्टडी आती है कि कहीं पे कोई प्राइमरी स्कूल लोकेट हो गया जहाँ बच्चे पढ़ने ही नहीं जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से या किसी के दबाव में वहाँ लोकेशन दे दी गई। तो ऐसा लोकेशन में आप क्या करेंगे? तो आपको लोकेशन में कहना पड़ेगा कि साहब यहाँ स्कूल नहीं चल सकता, यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते। हमारा स्कूल इसलिए खुलेगा कि बच्चों अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा पा सकें, शिक्षक वहाँ उपलब्ध हों, इसलिए उसकी लोकेशन वहीं होनी चाहिए जो सही जगह है। इसी तरीके से आपको कोशिश करके करना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने, चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं जब आप एथिक्स के बारे में बात करते हैं या एथिकल कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो एथिक्स के पेपर में जो केस स्टडीज़ हैं, ये बहुत अच्छे, इसमें आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्वच्छंद रूप से विचार करते हुए जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, उस थ्योरी में जो प्रिंसिपल्स हैं ट्रांसपेरेंसी के, अकाउंटेबिलिटी के, इम्पार्शियलिटी के, ऑब्जेक्टिविटी पे, ऑनेस्टी के, इंटेग्रिटी के, ये जितने भी पहलू आपने उसमें पढ़े हैं और समझे हैं, इनको आप दिमाग में लाते हुए इनको लागू करिए उस प्रश्न पे और लागू करके अपने उत्तर दीजिए और उसमें उस बात को लाइए और उसको सामने लाइए और कंपैशन और एथिक्स को जरूर सामने लाइए, एम्पैथी को सामने लाइए। तो निश्चय ही आपका आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा और आपको इसमें अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 250 नंबर का पेपर है, इसमें 125 नंबर तो थ्योरी के होते हैं। अब थ्योरी में देखिए कई चीज़ें हैं, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, उसमें एटीट्यूड का पार्ट है, एप्टीट्यूड का पार्ट है, क्या-क्या होना चाहिए। जैसे एप्टीट्यूड में पूछा जाएगा, भाई कहें जिसके अंदर ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर है, वही व्यक्ति जो है वो सिविल सर्विस में अच्छा कर सकता है। उसकी एक बैलेंस्ड अप्रोच है। ये सब चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रखने की आवश्यकता है कि तभी वो व्यक्ति अच्छा आंसर कर सकता है। जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड होंगे। तो इसमें आपको सोच के, जो आपने थ्योरी पढ़ी है और जो बड़े-बड़े लोगों की बातें पढ़ी हैं, चाहे महात्मा गांधी जी की पढ़ी हो, चाहे नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा हो, चाहे किसी के बारे में पढ़ा हो, उसको भी लागू करते हुए इसके प्रश्न के उत्तर को आपको देना चाहिए। और जैसा है आंसर हमेशा लॉजिकल और एनालिटिकल तो होना ही चाहिए और सीमा के अंदर होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण केस स्टडी, केस स्टडी में आपको बहुत अधिक मार्क्स मिल सकते हैं। अगर उसमें आपने पहले तो आप एक शॉर्ट में ये लिख दीजिए 2-4 लाइन में ही कि केस स्टडी क्या कहती है, क्या इसमें बात कही गई है और क्या चाह रही है। उसके एक-एक शब्द को ध्यान में देते हुए उसको करिए। फिर उसमें एक-एक जो विकल्प दिया है, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प, उसको लेके उसका विश्लेषण करिए
और फिर कहिए आप इस विकल्प से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं या क्यों करते हैं, दोनों चीज। कभी कभी आप ये कह सकते हैं कि दोनों विकल्प सही हो सकते हैं, इस परिस्थिति में ये सही हो सकता है, इस परिस्थिति में ये सही हो सकता है। कभी आप ये भी कह सकते हैं कि ये चारों विकल्प नहीं सही हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपको अलाउ करता है, कहता है आप कोई नई चीज बताइए, तो आप नई बात भी खोलिए, लेकिन जो भी आप आंसर देते हैं वो आपने जो एथिक्स की थ्योरी पढ़ी है ना, उससे रिलेटेड होना चाहिए, एथिकल कंडक्ट से रिलेटेड। मतलब आप जो भी आंसर दे रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्विंग का, उसमें आप मापदंड यही है कि आप अपने आप सोचिए कि क्या ये एथिकल आंसर है, क्या ये एथिकल निर्णय है जो मैं ले रहा हूँ, वो उसको आपको उसमें बहुत अच्छी तरीके से लाना पड़ेगा। और कुछ थ्योरी, जैसे अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की कोई बात आ रही है और आप कहते हैं ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देनी चाहिए, तो वो आप अपने आंसर में ले आइए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसके लिए, इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कोई चीज़ छुपा के रखनी नहीं है, कोई चीज़ सीक्रेट नहीं है। तो वो आप जब ले आएंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को अपने आंसर में, तो उससे आपके आंसर और सज जाएगा और उसमें एक वैल्यू बढ़ जाएगी और उसमें कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत अधिक देखने के लिए इंपॉर्टेंट है जब आप केस स्टडी को आंसर करते हैं। और केस स्टडी को अगर आप सही तरीके से विश्लेषण करके आंसर करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और आईएएस हब के एमके यादव सर को, और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। खान सर, एमके यादव सर और केडी सर तीनों ही यूपीएससी के बहुत ही शानदार टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत फेमस स्टूडेंट रितिका जिंदल मैम ने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी है। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। खान सर और केएसजी आईएएस को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। टीना डाबी, शायद आपको नाम याद होगा, सर की स्टूडेंट रही थी। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में सर के भी बहुत से स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि तीनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। जोश की फैमिली के लिए तीनों सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट है, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर कुछ परिस्थितियां हमें ये अपने अंदर के टैलेंट को बाहर आने नहीं देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है, हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी सब जोश के हाथ में। जय हिंद।